सामान्यतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में संलग्न रहता है तथा उसे ऐसी कुछ वस्तुओं या सेवाओं से संयोजन की आवश्यकता होती है जिनमें से सभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं होती। देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, हर एक इंसान, वो किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में जुड़ा रहता है। फिर भी उसे कुछ ऐसी वस्तुओं या सेवाओं से जुड़ने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे सभी चीज़ों उनके द्वारा उत्पादित नहीं होती। हर चीज़ें इनके द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित नहीं होती, इसीलिए वो किसी दूसरे कुछ अन्य वस्तुओं या सेवाओं से उनके संयोजन की आवश्यकता होती है, उसे जुड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहना अनावश्यक होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुसंगता होनी चाहिए। देखिए, ये कहना आवश्यक तो नहीं होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की जो सामूहिक आवश्यकता है और लोगों की जो सामूहिक द्वारा उत्पादन के बीच में सुसंगता हो, ये कहना अनावश्यक होगा। मतलब सामूहिक आवश्यकताएं, लोगों की जो सामूहिक आवश्यकताएं हैं वो, और समूहों द्वारा किए गए उत्पादन, उसके बीच में अनुकूलता हो, उनके बीच में सुसंगता हो, ये कहना अनावश्यक होगा। कैसे? देखिए, अगर हम उदाहरण के तौर पर लें और समझने का प्रयास करें तो देखिए, हमारे कृषक परिवार, मतलब हमारा जो एक कृषि परिवार है या अन्य कृषि इकाइयों द्वारा पैदा किए गए अनाज की मात्रा अवश्य इतनी होनी चाहिए कि वो समाज के सदस्यों के सामूहिक उपभोग के लिए आवश्यक की मात्रा के बराबर हो। देखिए, अगर हमारा कृषक परिवार या तथा अन्य कृषि इकाइयों द्वारा पैदा किया गया अनाज की मात्रा अवश्य इतनी जरूर होनी चाहिए कि समाज के सदस्य जो उनको उपयोग करेगा, अनाज जो उपयोग करता है, ठीक है, समाज के सदस्यों के जो सामूहिक उपभोग के लिए वो अनाज की मात्रा अवश्य उसके उपभोग की मात्रा के बराबर हो। मतलब हमारा कृषि परिवार या अन्य कृषि परिवार इतना अनाज जरूर उत्पन्न करे कि ये समाज के लोगों द्वारा जो सामूहिक उपभोग करे उसके बराबर हो। यदि समाज के लोगों को अनाज की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी कृषि इकाइयां सामूहिक रूप से पैदा कर रही हैं, तो इन वस्तुओं और तो क्या करेगा, इन इकाइयों के पास उपलब्ध संसाधनों का उन वस्तु तो सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिनकी मांग बहुत अधिक है। देखिए ध्यान से, अगर मान लेते हैं समाज के सभी लोगों द्वारा जितना अनाज का उपभोग हो रहा है उसकी मात्रा से कहीं अधिक इकाइयां अगर अनाज उत्पन्न कर रहा है, मतलब हमारे कृषक परिवार या कोई कृषि इकाई जो उत्पादन कर रहा है अनाज, समाज के सामूहिक लोगों द्वारा जितना उपयोग करना चाहिए उससे कहीं अधिक है, तब ऐसी स्थिति में क्या करता है, ये इकाइयां क्या करता है, जो अधिक जो अनाज है उसको वो अन्य संसाधनों और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग करेगा जिसकी बहुत अधिक मांग होती है। इसके विपरीत यदि हम चलें, यदि समाज के लोगों को जो अनाज की आवश्यकता होती है और वो आवश्यकता क्या हो रहा है कि कृषि इकाई द्वारा, मतलब मांग से, मतलब कृषि की इकाई जितना उत्पादन कर रहा है उसे कहीं इसकी जरूरत है, मतलब समाज के सामूहिक इकाइयों की अनाज की जो मात्रा की जो आवश्यकता है कृषि इकाइयों द्वारा जो उत्पादन हो रहा है उससे कहीं अधिक है, तब ऐसी स्थिति में क्या करता है, ऐसी स्थिति में कृषक इकाई क्या करता है, न वो दूसरी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जो संसाधन उपयोग में ला रहा था, मतलब कृषि इकाई दूसरे वस्तुओं और संसाधन या सेवा के लिए जो संसाधन उपयोग में ला रहा था उन संसाधनों को अब वो क्या करेगा, अनाज के उत्पादन में इन्वेस्टमेंट करेगा, अनाज के उत्पादन में विनिधान करेगा, उसका प्रयोग करेगा। किसका? उन संसाधनों का जो सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन में किया जा रहा था।
वो इसका उपयोग यहाँ पर करेगा, किस चीज़ में, न अनाज के उत्पादन में। क्यों करेगा? क्योंकि अभी देख रहे थे कि समाज के सामूहिक इकाइयों द्वारा जो अनाज की जो मांग है, आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक है। तो यह स्थिति उन वस्तु तो सेवाओं के विषय में है। देखिए ध्यान से, यह स्थिति अन्य वस्तुओं और सेवाओं के विषय में भी होती है। देखिए, जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी होती है, हर वो संसाधन हर व्यक्ति के पास नहीं है जितना उसे आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार समाज के सामूहिक लोगों की जो आवश्यकता होती है, समाज के लोगों की सामूहिक आवश्यकता होती है, उसके तुलना में समाज के पास उपलब्ध संसाधन की कमी होती है। बिल्कुल यहाँ कंपेयर किया गया है। जिस प्रकार हर इंसान के पास, हर व्यक्ति के पास सभी प्रकार के संसाधन नहीं होते, ठीक उसी प्रकार समाज के जो सामूहिक लोग हैं, समाज के जो समूह में जो आवश्यकता होती है, अगर उसकी तुलना करें तो समाज में जो उपलब्ध संसाधन है उसकी कमी होती है। अब हम लोग ये समझेंगे कि लोगों की जो आवश्यकता है, यानी कि सामूहिक आवश्यकता, लोगों की जो सामूहिक आवश्यकता होती है और लोगों द्वारा जो उत्पादन होता है, उनके बीच में सुसंगतता होनी चाहिए। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ हम यह मानकर चलते हैं कि समाज में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। देखिए, यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि समाज में जितने भी वस्तुएं और सेवाओं का उपयोग या उपभोग हो रहा है, वो चीज़ें समाज के लोगों द्वारा उत्पादित होता है। मतलब समाज के बाहर से कुछ भी प्राप्त होने की संभावना नहीं है। मतलब यहाँ हम यह मानकर चलते हैं कि समाज में उत्पादित सभी वस्तु, माने समाज में जो भी चीज़ें, वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित हो रही है, वो समाज के लोगों द्वारा उसका उपयोग हो रहा है। मतलब समाज के बाहर से कुछ भी प्राप्त होने की संभावना नहीं है। लेकिन वास्तव में यह सही नहीं है। तथापि यहाँ सामान्य रूप से जो बात कही जा रही है, मगर यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो यह है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन तथा उपभोग के बीच सुसंगतता का सिद्धांत जो है, किसी भी देश अथवा संपूर्ण विश्व पर लागू होता है। देखिए, यहाँ जो बात है वो बात किस चीज़ का है, न वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और उनका होने वाला उपभोग के बीच में जो अनुकूलता होती है, सुसंगतता होती है, इसका जो सिद्धांत है किसी भी देश अथवा संपूर्ण विश्व में ये लागू होता है। हम लोग अध्याय में और आगे बढ़ें उससे पहले हमें जानना होगा वो क्या है। देखिए, संसाधनों के विनिधान। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि संसाधनों के विनिधान क्या है। तो देखिए, संसाधनों के विनिधान से हमारा यह आशय है कि किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग, मतलब कौन संसाधन का, किस प्रकार के संसाधन का और कितनी मात्रा का प्रयोग करें, उस संसाधन का हम कितनी मात्रा का प्रयोग करें जिससे कि प्रत्येक वस्तु तथा सेवा के उत्पादन में वो किया जा सके। मतलब प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हम किस संसाधन का कितना मात्रा में प्रयोग करें, उसे ही कहते हैं संसाधनों का विनिधान। अब हम लोग अध्याय में आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोगों की पसंद और नापसंद में रखते हुए समाज के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का विनिधान विभिन्न वस्तु तथा सेवाओं के बीच के उत्पादन के लिए करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यहां पर समाज को क्या करना होगा, यहां समाज को यह देखना होगा कि लोगों को क्या पसंद है, लोगों को क्या पसंद नहीं है। तो समाज में लोगों को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इसी को ध्यान में रखते हुए समाज के पास जो सीमित संसाधन है, समाज के पास जो सीमित संसाधन है उसका वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, प्रयोग करेगा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए। मतलब
लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसी को ख्याल करते हुए समाज को उसके पास जो सीमित संसाधन है उसके हिसाब से वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा। देखिए, समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधान करने के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट संयोजन का उत्पादन होता है। देखिए, जब समाज में जो संसाधन है उसका विनिधान करने के बाद, मतलब उसको लोगों को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है इसको सोचने के बाद वो सीमित संसाधनों का प्रयोग करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है न विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उनके संयोजन का उत्पादन होता है। मतलब लोगों की पसंद और नापसंद के आधार पर रखते हुए जो सीमित संसाधनों का प्रयोग समाज किया था उसके फलस्वरूप एक विशेष सामूहिक एक विशेष संयोजन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इस प्रकार उत्पादित जो वस्तुएं हुई और जो सेवाएं हुई समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित करना होगा। कहने का मतलब है कि जब वो संसाधन का प्रयोग किए हम लोगों ने और उसे सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन किए तो उसे अब क्या करना होगा, उसे अब समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित करना होगा, बांटना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो समाज के सामने यही सबसे बड़ी समस्या आती है। तो समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनिधान कि कैसे उसका क्या प्रयोग करें, कहां पर प्रयोग करें, कितना प्रयोग करें, और फिर वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण, और अंत में जब हम लोग वस्तु और सेवाओं का जो फाइनल जो हमारा कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है, उत्पादन होता है, उसका हम लोग किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करें। ये दो चीजें समाज की बड़ी समस्या होती है। ये दो ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं हैं, ऐसी ये दो बेसिक आर्थिक समस्याएं हैं जिनका समाज सामना करता है। समाज के परिप्रेक्ष्य में यानी कि समाज के दृष्टि में, है ना, समाज के परिप्रेक्ष्य मतलब समाज के दृष्टि में, तो समाज के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति ऊपर बताई गई है वस्तुतः वह उससे कहीं जटिल होती है। देखिए, इस अध्याय में उन्होंने जो पढ़े हैं तो उसमें समाज की में हमें अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बताया है कि कैसी स्थिति है। मगर हम वास्तव में बात करें अपने जो वास्तव जीवन में समाज की अगर बात करें तो अभी जो ऊपर जो समस्या बताई गई है इससे कहीं जटिल होती है समस्या। हम लोगों ने समाज के विषय में अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा उसके संदर्भ में अब हम लोग अर्थशास्त्र के कुछ मूलभूत गुणों के बारे में समझेंगे। मतलब समाज के बारे में जो कुछ पढ़ा उसी को आधार मानते हुए हम अर्थशास्त्र के कुछ मूलभूत विषयों पर चर्चा करेंगे। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम इस अध्याय में शुरू से लेकर अंत तक, इस पुस्तक के अधोपांत मतलब शुरू से लेकर अंत तक हम लोग उन विषयों पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम, मतलब अर्थव्यवस्था का क्या केंद्रीय समस्याएं हैं वो देखिए। वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, वस्तु का उत्पादन हो, सेवाओं का उत्पादन हो, साथ ही उसका विनिमय और उपभोग, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उसका विनिमय और उसका उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। हमारे जीवन की जो आधारभूत गतिविधि है मतलब सीमित संसाधनों का किस तरह प्रयोग करें उसे ही कहते हैं आर्थिक गतिविधियां। तो आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत क्या आता है न, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उसका विनिमय और उपभोग, ये जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, प्रत्येक समाज को इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान, देखिए जितने भी आधारभूत आर्थिक क्रियाकलाप हैं तो प्रत्येक समाज को जब वो अपनी आर्थिक क्रियाकलापों को करता है, आधारभूत आर्थिक क्रियाकलाप को जब वो करता है तो उसके सामने क्या होता है, संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। और जब संसाधनों की कमी होती है तो चयन की समस्या को जन्म देती है। मतलब अगर संसाधन कमी होगा तो किस चीज का हम चुनाव करें, ये समस्या को जन्म देता है। मतलब अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों का उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। मतलब
अर्थव्यवस्था में जो जो संसाधन की कमी हो रही है, जिसे आप दुर्लभ संसाधन कहेंगे, उसके उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। कॉम्पिट मतलब उसके प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। इसको दूसरे शब्दों में समझें तो किस बात समझेंगे कि प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वो अपने दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करे। देखिए ध्यान से, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। मतलब समाज के पास जो दुर्लभ संसाधन है उसका किस प्रकार उपयोग करें, तो समाज के पास इसके लिए क्या होता है ना, प्रतिस्पर्धी विकल्प होता है। मतलब इसको सिंपल शब्दों में समझें तो बताना ये चाह रहा है कि प्रत्येक समाज को यह निर्णय लेना पड़ता है, ये एक डिसीजन लेना पड़ता है कि अपने दुर्लभ संसाधनों का वो किस प्रकार उपयोग करें। अर्थव्यवस्था की कई केंद्रीय समस्याएं हैं। मतलब अर्थव्यवस्था की कई समस्याएं हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, अर्थव्यवस्था के कुछ केंद्रीय समस्याओं पर बात करेंगे और उसे संक्षेप में ये समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था की क्या केंद्रीय समस्याएं हैं। तो सबसे पहली समस्या जो हम स्टार्ट करेंगे वो है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। जी हाँ, अर्थव्यवस्था की ये पहली केंद्रीय समस्या के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वो होता है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उसका उत्पादन किया जाए। देखिए, प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है, प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं, मतलब जिसके पास संभव है, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, तो उनमें से वो किन किन वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन करेगा। अधिक खाद्य पदार्थों, वस्तुओं या आवासों का निर्माण किया जाए अथवा विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये सोचता है। मतलब एक तरफ सोच रहा है कि क्या हम अधिक खाद्य पदार्थों, वस्तुओं और आवासों का निर्माण करें, दूसरी तरफ ये सोचता है कि विलासिता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए। उसी प्रकार एक तरफ कृषि जनित वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए, या फिर विचार विमर्श करता है कि अधिक औद्योगिक उत्पादों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए। शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक संसाधन का उपयोग किया जाए, या सैन्य सेवाओं के गठन पर अधिक ध्यान दिया जाए। बुनियादी शिक्षा को बढ़ाने पर अधिक खर्च किया जाए या उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाए। ये बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार उपयोग की वस्तुओं की अधिक मात्रा की उत्पादन किया जाए या निवेशपरक वस्तु यानी कि मशीन पर उत्पादन किया जाए, जिससे भविष्य में उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि होगी। इस प्रकार वस्तुएं इस प्रकार की वस्तुएं कैसे उत्पादित किया जाए, ये समस्याएं सदैव बनी रहती हैं। अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, कैसे करते हैं वस्तुओं का उत्पादन। तो देखिए, प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादन करते समय किस किस वस्तु या सेवा का किस किस संसाधन की कितनी मात्रा में उपयोग किया जाए। देखिए, जब विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उस समय समाज को यह निर्णय लेना पड़ता है कि किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, किन किन संसाधनों का प्रयोग किया जाए और किन किन सेवाओं का उपयोग किया जाए, और साथ ही साथ कितनी मात्रा में उनका उपयोग किया जाए, इस बात को निर्णय लेना पड़ता है। वो सोचता है कि अधिक हम श्रम का उपयोग करें अथवा मशीनों का, इस पर निर्णय लेता है। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए जो तकनीक उपलब्ध है, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए जो उपलब्ध तकनीक है, उनमें से वो किस तकनीक को अपनाएं, इस पर निर्णय करता है। अर्थव्यवस्था की जो तीसरी बड़ी समस्या है वो है वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। मतलब सबसे बड़ी समस्या अगर तीसरा में बात करें तो वो होता है अर्थव्यवस्था की कि वो वस्तुओं का उत्पादन तो करता है, पर किसके लिए किया जाए। देखिए, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा कैसे प्राप्त हो। अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, तो यहां प्रश्न उठता है कि कितनी मात्रा कैसे प्राप्त हो। अर्थव्यवस्था के उत्पाद को
व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाए, किस प्रकार उत्पादन को बांटें लोगों के बीच, किसको अधिक मात्रा प्राप्त होगी और किसको कम, यह सुनिश्चित किया जाए अथवा नहीं कि अर्थव्यवस्था की सभी व्यक्तियों को उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो। देखिए, ये सुनिश्चित किया जाए या नहीं किया जाए कि अर्थव्यवस्था में क्या सभी व्यक्तियों को एक उपभोग के लिए एक निश्चित मात्रा उपलब्ध हो, सामान का, वस्तुओं का, सेवाओं का। ये सुनिश्चित किया जाए या नहीं किया जाए कि क्या अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों को वस्तुओं और सेवाओं का एक निश्चित मात्रा में उपभोग किया जाए। क्या प्रारंभिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य जैसी सेवाएं अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। देखिए, यहाँ पर इस बात पर भी विचार किया जाता है कि क्या प्रारंभिक शिक्षा और बुनियादी जो स्वास्थ्य जैसी सेवाएं होती हैं अर्थव्यवस्था में क्या सभी व्यक्तियों को ये चीज़ें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।